Alright, let's begin. लास्ट क्लास हम डिस्कशन कर रहे थे ओजोनोलिसिस, राइट? सो वी हैव डिस्कस्ड ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स के केस में हमने कंप्लीट ओजोनोलिसिस डिस्कस कर लिया. ओजोनोलिसिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास अलग अलग सब्सटेंसेस है तो वो किस तरह से ब्रेक करके आपको एल्डिहाइड या कीटोन, या फिर अगर ऑक्सीडेटिव हो रहा है तो इन दैट केस कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CO2 देगा, राइट? सो एल्कीन्स वाला पार्ट जो है वो हमने कवर कर लिया. इसके अलावा इसमें और कुछ खास है नहीं. लेट्स डिस्कस अबाउट ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस. नाउ दिस इज आल्सो वेरी सिंपल. तो आप लोग हेडिंग डालो, एल्काइंस ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस. ओके, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल. अब आप याद करो, जब हम एल्कीन्स कर रहे थे, राइट, जब हम एल्कीन्स कर रहे थे तो इन दैट केस कितने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे थे? जब हम एल्कीन्स कर रहे थे तो ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो रहा था. ओके, सो हाउ मेनी बॉन्ड्स वर एक्चुअली गेटिंग ब्रोकन? हाउ मेनी बॉन्ड्स? करेक्ट, टू बॉन्ड्स वर एक्चुअली गेटिंग ब्रोकन. ठीक है, दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था एंड ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा था. यस और नो? राइट. लेकिन अगर मैं एक एल्काइन देखूं तो एक एल्काइन में कितने बॉन्ड्स होते हैं? एक एल्काइन में कितने बॉन्ड्स होंगे? करेक्ट, एल्काइन में तो तीन बॉन्ड्स होंगे, राइट? तो अगर मैं तीन बॉन्ड में से दो बॉन्ड ब्रेक कर दूं, राइट, विल दीज टू पोर्शंस स्टिल बी अटैच्ड टू ईच अदर? जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर तो ये दोनों हाफ कंप्लीटली सेपरेट हो गए थे, तो अगर यहाँ पे मैं दो बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो अभी भी लेफ्ट और राइट अटैच्ड होंगे या सेपरेट हो जाएंगे? अभी भी अटैच्ड होंगे, राइट? सो अल्काइंस के केस में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ओजोनोलिसिस करूँ रिडक्टिव, ओके, इफ आई डू रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हियर, देन देखो दिस इज वेरी सिंपल. जिस भी कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड था, ओके, इन दिस केस सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड था, राइट, इसके आप दो बॉन्ड्स ब्रेक कर दो तो एक बॉन्ड अभी भी बचा रहेगा, राइट? उसके अलावा यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड. इज दैट क्लियर? एल्कीन के केस में क्या था, एल्कीन के केस में दो बॉन्ड्स था तो आपने दोनों ब्रेक कर दिए, लेकिन एल्कीन के केस में ट्रिपल, एल्काइंस के केस में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आप इसमें से दो बॉन्ड ब्रेक करते हो, एक बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट रहता है. ओके, सो इन दिस केस यू गेट दिस प्रोडक्ट. लेट्स टेक मे बी वन मोर एग्जांपल. ओके, ओजोनोलिसिस रिडक्टिव, ट्राई करो ये वाला. क्या बना बताओ? डन. डन, देखो सिंपल सही है. सेम चीज यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O. देखो आपने यही बनाया है क्या? ये बनाया. यस, सो एज यू कैन सी वेरी वेरी सिंपल. ना इसके अलावा अगर आपका ऑक्सीडेटिव होता है, राइट, इसके अलावा अगर आपका ऑक्सीडेटिव होता है तो देखो वहां पे डिफरेंस क्या है. इन ऑक्सीडेटिव alkynes always give carboxylic acid. Okay, now what do I mean by that? Suppose कि अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेटिव करता हूँ तो इन दैट केस यहाँ पे all three bonds will break. O3 oxidative, in that case all three bonds will break. एंड देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O OH, ओके, प्लस डबल बॉन्ड O OH. ओके, चेक करो. करेक्ट. ठीक है, सो इन केस ऑफ एल्काइंस जब हम रिडक्टिव करते थे, सॉरी, इन केस ऑफ एल्कीन्स जब हम रिडक्टिव करते थे द मॉलिक्यूल्स वुड सेपरेट. एल्काइंस के केस में रिडक्टिव में द मॉलिक्यूल्स डू नॉट सेपरेट, बट ऑक्सीडेटिव के केस में दे विल सेपरेट. सेकंड वाला फिर से क्या चीज, ये वाला कुछ नहीं, आप यहाँ से दो बॉन्ड्स हटाओ. ओके, C3 C4 से आप दो बॉन्ड्स हटाओ तो एक बॉन्ड अभी भी बाकी है. सो C3 C4 स्टिल अटैच्ड. यहाँ से मैंने दो बॉन्ड हटाया तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड O डाला. यहाँ से मैंने दो बॉन्ड हटाया तो मैंने डबल बॉन्ड O डाला. ओके, एंड ऑक्सीडेटिव के केस में द एल्कीन ब्रेक्स इनटू टू सेपरेट पार्ट्स, राइट, एंड दोनों ही जगह मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. ना जब भी मेरे पास टर्मिनल एल्काइन हो, किसमें 6 या 4 है?
कौन से वाले में बोल रहे हो आप? 1 2 3 कौन से वाले में आप बोल रहे हो? थर्ड वाले में 4 हुए ना, 1 2 3 4, 4 ही तो हुए। ओके, नाउ अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, जैसे कि सपोज करो इफ यू हैव दिस कंपाउंड, ओके, अब अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेटिव करूँ O3, राइट, सो ये पार्ट तो पूरी तरह से ब्रेक कर जाएगा। ओके, सो C1 C2 C3 एंड C4, सो ऑब्वियसली C3 C4 तो कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे ऑक्सीडेटिव कर रहा हूँ, राइट। सो C3 पे क्या बनेगा? C3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ओके, बट C4 का क्या बनेगा बताओ, आप खुद से सोच के बताओ, C4 पे क्या बन जाएगा? करेक्ट, C4 पे मेरा CO2 बनना चाहिए। वैसे तो C4 पे मेरा, देखो ध्यान दो, वैसे तो C4 पे डबल बॉन्ड O, OH एंड एल्काइन है, टर्मिनल है, तो यहाँ पर भी एक H प्रेजेंट होगा, यस और नो? यहाँ पर जो कार्बन है इसके साथ एक H प्रेजेंट होगा, वो H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो H OH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर ये चीज OH में कन्वर्ट होता है तो दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज CO2। सो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि टर्मिनल एल्काइन गिव्स CO2 ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस। नोट कर लो। क्या चीज सेकेंड प्रोडक्ट? ये वाला, देखो ध्यान दो, इस मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने कार्बन आइटम्स है? इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन आइटम्स है? करेक्ट, 4 कार्बन आइटम्स है, राइट। सो बॉन्ड ऑब्वियसली यहां से ब्रेक होगा। सो एक मॉलिक्यूल में मेरे पास 3 होंगे एंड एक में सिर्फ एक ही बचेगा, राइट। फर्स्ट प्रोडक्ट में आई हैव 3 कार्बन आइटम्स एंड द सेकंड प्रोडक्ट आई जस्ट हैव 1 कार्बन आइटम। सो ये 3 कार्बन आइटम वाला प्रोडक्ट तो मैंने लिख लिया। नाउ फोर्थ कार्बन आइटम जो है, देखो ध्यान दो, सो फोर्थ कार्बन आइटम जो है यहाँ पे इसके साथ एक H अटैच्ड है, ये H तो OH में कन्वर्ट होगा ही होगा, बिकॉज हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव कर रहे हैं। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे 3 बॉन्ड्स ब्रेक किए, तो मुझे 3 बॉन्ड्स सप्लाई भी तो करने पड़ेंगे। ओके, सो 3 बॉन्ड्स जो ब्रेक किए उसमें 3 बॉन्ड्स कहाँ से आते हैं? दो ऑक्सीजन से आ गए और एक OH से आ गया। इज दैट क्लियर? यस, 2 OH ग्रुप्स हुए ना। समझ में आया नहीं आया? आ गया, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये वाला आप खुद से ट्राई करो। ट्राई करो। हो गया? हो गया, ऑलराइट, लेट्स चेक, वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिडक्टिव है। सो रिडक्टिव में देखो आपका डबल बॉन्ड वाला जो है वो तो पूरी तरह से ब्रेक कर जाएगा। सो आई विल गेट HCHO एज वन प्रोडक्ट प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। देखो चेक करो, ऐसा मिलेगा। ओके, दिस इज फॉर ऑब्वियसली रिडक्टिव। ऑक्सीडिव में मेरा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। सो आई विल गेट, यहाँ से मुझे देखो क्या मिलेगा,
यहाँ से देखो, सबसे पहले हम चलो राइट साइड से प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। ओके, नाउ कार्बन 4 का तो क्लियर है। ओके, कार्बन 4 का तो क्लियर है। कार्बन 4 का क्या बन जाएगा बताओ? करेक्ट, कार्बन 4 का CO2 बन जाएगा। इन एडिशन कार्बन 1 का भी क्लियर है, कार्बन 1 का भी मेरा CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो आई विल गेट 2 टाइम्स CO2, ऑलराइट, प्लस आई विल गेट ऑक्जेलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH। देखो, चेक करो, ये बनेगा। लेट्स टेक अ कपल मोर। एक सेकंड रुको। क्या हुआ, क्या दिक्कत आया बताओ? रिडक्टिव का सेकंड प्रोडक्ट देखो, C2 पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड हो आएगा, C3 पे डबल बॉन्ड हो आएगा एंड C4 पे डबल बॉन्ड हो आएगा। C3 C4 तो कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि अल्काइन है और रिडक्टिव है, तो दे विल स्टे कनेक्टेड। क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन में कौन सा करेंगे? ओके ओके, O3H2O2 ऑक्सीडेटिव, सेम चीज यहाँ पे ऑक्सीडेटिव। ओके, बाकी का तब आप समझ गए। लास्ट क्वेश्चन, हाउ CO2, देखो ये टर्मिनल पोजीशन CO2 में कन्वर्ट होगा, ये टर्मिनल पोजीशन भी CO2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर देखो आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4। आप पहले मुझे बॉन्ड्स बताते रहो। कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन 3 कार्बन 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर एक H प्रेजेंट है, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H। देखो पहले ये समझ में आ गया, ऑब्वियसली बाकी में भी H प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी एक H प्रेजेंट होगा। देखो ये पहले समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखो, जब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं तो मैं, तो यहाँ पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड हो आएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। सो ये क्या बना? ये आपका H2CO3 बना। H2CO3 इज सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेम चीज यहाँ पे जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मेरे पास डबल बॉन्ड OH और ये वाला भी क्या कन्वर्ट हो जाएगा? OH पे कन्वर्ट होगा। सो ये भी एसेंशियली क्या हो गया? H2CO3 बना। इज दैट क्लियर? क्लियर? ऑलराइट, ये दोनों आप ट्राई करो। हो गया? रिडक्शन में ट्रिपल बॉन्ड का केस क्या हुआ बताओ? रिडक्शन में तो मैंने आपको बताया था, रिडक्शन में दो बॉन्ड्स ब्रेक होते तो ट्रिपल बॉन्ड अटैच रहेगा। दो बॉन्ड्स ब्रेक किए मैंने, तो यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेक किए तो एक अभी भी अटैच है। Clear? ये तो कुछ खास है नहीं, यहाँ पे ये पूरा ब्रेक करेगा, यहाँ पे ये भी पूरा ब्रेक करेगा। सो दिस इज C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। ऑलराइट, ऑब्वियसली यहाँ पे C1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? टर्मिनल अल्काइन है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? करेक्ट, CO2 में। सो फ्रॉम C1 आई गेट CO2 प्लस, अब C2 C3 साथ में रहेंगे, प्लस आई गेट ऑक्सैलिक एसिड COH ट्वाइस। ओके, C2 C3 से ये आया, देन C4 C5 C6 ये आपका साथ में रहेगा। तो ये मुझे क्या दे रहा है बताओ? ये मुझे प्रोपेनोइक एसिड दे रहा है। चेक करो, सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? ऑलराइट, लेट्स देखो, लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट, अरे यहाँ पे मैंने गलती से डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे मैंने गलती से डबल बॉन्ड दे दिया। अब आप इसको ट्राई करो। सो दिस वाज आल्सो ऑक्सीडेटिव, दिस वाज आल्सो ऑक्सीडेटिव। तो यानी कि ये पार्ट यहाँ पे पूरी तरह से ब्रेक करेगा और ये पार्ट यहाँ पे पूरी तरह से ब्रेक करेगा। ओके, लेट्स कॉल दिस C1, लेट्स कॉल दिस CN। ओके, तो ऑब्वियसली C1 and CN अंडर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस विल कन्वर्ट इनटू CO2। तो मेरे पास यहाँ पे 2 टाइम्स CO2 आ जाएगा। ये सुनो, मेरे पास यहाँ पे 2 टाइम्स CO2 आ जाएगा। प्लस नाउ लेट्स लुक एट द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीडेटिव है
तो यानी कि यहाँ पे मेरा बन जाएगा COOH। एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे मेरा आएगा डबल बॉन्ड हो, कीटोन बनेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा COOH। देखो चेक करो, मैंने ज्यादा बना दिया, 1 2 3 ज्यादा बना दिया। देखो चेक करो ऐसा आएगा क्या। देखो चेक करो, ऑक्सीडेटिव के लिए यस, ऑक्सीडेटिव के केस में आपका एल्कीन या एल्काइन सेम प्रोडक्ट ही देता है। डन, ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू ना। यहाँ पर देखो आपको कई बार उल्टा क्वेश्चन देता है। उल्टा क्वेश्चन देता है का मतलब क्या है कि क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, नॉट नोटेड, ओके, फटाफट कॉपी कर लो। लिख लिया? ऊपर सीएच कैसे होगा, ये तो आपका एल्कीन है ना, यहाँ पर तो आपका एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा। इसमें तो कोई भी एच नहीं है ना, इस कार्बन में तो कोई भी एच नहीं है, तो ऐसे तो कैसे करते? ऑलराइट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आप खुद से एक बार ट्राई करो, देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अ कंपाउंड having a compound having molecular formula C4H6 has two isomers A and B, okay। आपको और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? A on reductive ozonolysis, A on reductive ozonolysis gives a compound, A on reductive ozonolysis gives a compound having molecular formula C4H6O2. B on oxidative ozonolysis gives a compound, gives two compounds. B on oxidative ozonolysis gives two compounds, one with the molecular formula C2H, एक सेकेंड को, एक सेकेंड, C3, one with the molecular formula C3H6O2, C3H6O2, हाँ ठीक है, and the other turns lime water milky, and the other turns lime water milky. Find A and B। एक बार आराम से आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप ट्राई करो। एक बार रीड कर दो। ऑलराइट, a compound having molecular formula C4H6, C4H6 has two isomers A and B. A on reductive ozonolysis gives a compound having molecular formula C4H6O2, okay, has a molecular formula C4H6O2. B on oxidative ozonolysis gives two compounds, one with the molecular formula C3H6O2, okay, and the other turns lime water milky. Find A and B।
ऑब्वियसली देयर कैन बी मेनी मेनी पॉसिबिलिटीज हियर, बट आप खुद ही सोच के बताओ यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। हो गया, वेरी गुड। क्या क्या आंसर्स आए बताओ, व्हाट आर ए एंड बी? दोनों ए और बी में डिफरेंस क्या होगा फिर? अच्छा मतलब आप बोले ए और बी दोनों सेम है, दोनों सेम होगा तो दोनों सेम प्रोडक्ट देगा ना। अब सही लग रहा है। See, the first thing that you must always do is you must always look at all possibilities, right? बिना सारे possibilities के काम जो है नहीं चलेगा। एनीवेज यहाँ तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया क्या? You must look at all possibilities, क्योंकि आपको ऑप्शंस क्या दिया हुआ है वो थोड़ा ना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपको ऑप्शंस क्या देगा उसको प्रिडिक्ट थोड़ा ना कर सकते हैं। सो वी मस्ट लुक एट ऑल पॉसिबिलिटीज। ओके, नाउ क्लियरली देखो मुझे यहाँ पे, ओके सो क्लियरली देखो मुझे यहाँ पे बी कंपाउंड ज्यादा सिंपल लग रहा है। ओके, बी कंपाउंड देखो मुझे ज्यादा सिंपल क्यों लग रहा है, क्योंकि एक तो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और दूसरा मुझे क्लियरली ये चीज एसिड ही लग रहा है। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस तो मुझे एसिड देगा ही देगा, ठीक है। तो एक एसिड मिला और एक लाइम वाटर मिल्की मिला, यानी कि डेफिनेटली ये चीज क्या है, दिस इज डेफिनेटली अ टर्मिनल एल्काइन। यस और नो? बी हैज टू बी अ टर्मिनल एल्काइन। एंड बी कितना मेंबर्ड टर्मिनल एल्काइन होगा? वेरी सिंपली, एक कंपाउंड 3 मेंबर्ड है, दूसरा एक मेंबर्ड है, तो यानी कि कुछ ऐसा कंपाउंड होगा, ठीक है। तो बी इज डेफिनेटली फिक्स्ड, राइट? सो बी इज डेफिनेटली फिक्स्ड एट ब्यूट 1 आई। क्या ये पार्ट पहले क्लियर हुआ सभी को? ये पार्ट पहले क्लियर हुआ? ऑलराइट, नाउ आई हैव टू लुक एट ए। ओके, नाउ आई हैव टू लुक एट ए इन सच अ वे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हुआ, राइट? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हमेशा मुझे क्या देता है, या तो मुझे वो कीटोन देगा, ठीक है, या तो देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस विल आइदर गिव मी कीटोन, ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, और CO2। ये पार्ट पहले क्लियर हुआ नहीं हुआ? टर्मिनल पोजीशन पे 2 पाई बॉन्ड, तो वही तो मैंने किया, टर्मिनल पोजीशन पे 2 पाई बॉन्ड एक अल्काइन ही तो होता है। ओके, ध्यान दो ध्यान दो। सो कहाँ पे था मैं? हाँ, सो इट विल गिव मी कीटोन COH और CO2। नाउ दिस कुड बी अ डाई कीटोन, ठीक है ना। ध्यान दो, ये चीज डाई कीटोन हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला से तो डाई कीटोन पे फिट नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखूं तो वो कितना रहा, वो तो 1 ही आ रहा है। यस नो? तो डाई कीटोन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर डाई कीटोन हुआ तो इन दैट केस माय डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट शुड बी 2। यस नो? ओके, सो क्लियरली अगर ये कीटोन नहीं है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हुआ, और उसके अलावा ये CO2 हुआ, तो एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर आएगा। एक सेकंड रुको, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इन केस ऑफ ए देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर पॉसिबल, बट मुझे ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि मुझे ये प्रोडक्ट दे। ओके, नाउ इफ आई लुक एट दिस स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये भी C4H6 है और ये भी C4H6 है, which means that my chain has not broken. Yes or no? Okay, the chain has not broken. So chain अगर break नहीं हो रहा है, so either I have an alkyne, ठीक है, either I have an alkyne। ना देखो, एक तो ये possibility भी है, दूसरा आपका ये possibility भी है, ठीक है, ध्यान दो, दूसरा आपका ये possibility भी है
क्यों? क्योंकि यहां पर भी अगर मैं करूँ तो मेरा चेन तो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। एंड तीसरा एक और क्या पॉसिबिलिटी है, तीसरा ये पॉसिबिलिटी है, ये सुनो, चेक करो, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थ्री विल सेटिस्फाई वॉट एवर वी रिक्वायर, ठीक है। एंड इनफैक्ट पॉसिबिलिटी तो एक और भी है, इनफैक्ट पॉसिबिलिटी तो ये भी है, ठीक है। इन बी द पॉसिबिलिटी वाज ओनली वन, ठीक है, बी में तो पॉसिबिलिटी फिक्स था, बट ए में एनी ऑफ दीज आर पॉसिबल, ओके, विच इज आई शुड ऑलवेज चेक योर ऑप्शंस। राइट में एक पाई बॉन्ड है, लेफ्ट में एक पाई बॉन्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ओजोनोलिसिस करूँ तो ये तो ब्रेक हो जाएगा ना, तो फिर मेरा ये C4 कैसे रहेगा, ये तो C2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड वाला करेक्ट क्यों नहीं है भाई? सेकंड वाले में अगर मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करूं, सेकंड वाले में अगर मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करूं तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, C4H6O2, एक सेकंड, हाँ नहीं सही तो है, हाँ सही तो है। Okay, तो ये भी पॉसिबल है, सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे, ओके। सो वी मस्ट ऑलवेज लुक एट आवर ऑप्शंस प्रॉपर्ली, क्योंकि कोई सा भी ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। इज दैट क्लियर? लास्ट में OH, OH कहां से आएगा मतलब? अच्छा यस, यू आर राइट, यू आर राइट। यहाँ नहीं, यहाँ पे रिडक्टिव तो ठीक है ना। हाँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो दीज आर ऑल आइसोमर्स, ये और ये आइसोमर हुआ, ये और ये भले ही आइसोमर चलो नहीं हुआ, ओके चलो दिस कैन बी अ गुड पॉइंट कि अच्छा ये इसका आइसोमर तो नहीं है, ये तो आइडेंटिकल हो गया, तो चलो ठीक है, हो सकता है कि मैं इस चीज को एलिमिनेट कर दूं, बिकॉज दीज आर नॉट आइसोमर्स, दीज आर आइडेंटिकल। हो सकता है चलो मैं बी को एलिमिनेट कर दूं, बट बाकी तो पॉसिबिलिटी है ही। क्लियर? क्या बोल रहे हो? सेकंड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है बट रिडक्टिव क्या क्या क्या? व्हाट इज योर क्वेश्चन अगेन? रिडक्टिव में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा, तो मैंने कहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है? यहाँ पर तो कहीं पर भी कार्बोक्सिलिक नहीं है। एक तो आप लोग ना ऐसे खो जाते हो ना, जैसे पता नहीं क्या मैंने पढ़ा दिया है। ध्यान दो आप सभी, ध्यान दो आप सभी। आपके पास है C4H6, ऑलराइट, आपके पास है C4H6। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ऑल आर दी पॉसिबिलिटीज, पहली बात तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है, बट ध्यान दो, लेट्स लुक एट व्हाट ऑल आर दी पॉसिबिलिटीज। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा रिंग, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ऑब्वियसली हो सकता है कुछ और पॉसिबिलिटी, कुछ और तो मुझे नहीं दिख रहा है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर पॉसिबिलिटी। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार। आई थिंक दिस मच ओनली, ऑलराइट लेट्स टेबल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ ध्यान दो, ध्यान दो आप सभी। सबसे पहले आप बी वाला देखो, बी वाले में क्या दिया हुआ है? ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस गिव्स टू कंपाउंड्स, वन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3, okay, and the other turns lime water milky, one with the molecular formula C3 and the other turns lime water milky, यानी कि obviously कौन सा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, okay। now look at this one, इसमें से कौन सा है जो कि अगर मैं ब्रेक करूं तो वो 3 and 1 मेंबर्ड में स्प्लिट होगा, ओके। वन जो है वो 3 and 1 में स्प्लिट होगा क्या? यस और नो? ऑलराइट, वन स्प्लिट होगा, टू होगा क्या? टू ऑब्वियसली नहीं होगा। थ्री होगा क्या? थ्री भी नहीं होगा। फोर होगा क्या? फोर भी नहीं होगा, फोर ऐसे हो जाएगा। फाइव होगा क्या? 3 and 1 में स्प्लिट होगा क्या? फाइव नहीं होगा, सिक्स नहीं होगा, सेवन नहीं होगा। एंड चलो एट, हाँ ठीक है, 3 and 1 में स्प्लिट हो रहा है, ओके। एट चलो 3 and 1 में स्प्लिट हो रहा है, राइट। सो चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं एट वाले को 3 and 1 में स्प्लिट करूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा डबल बॉन्ड हो गया, प्लस मेरा CO2 हो गया। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला फिट नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे
टू है, बट यहाँ पर तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है, यानी कि मेरा एट्थ वाला भी फिट नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, सो यानी कि बी वाले के लिए मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचा, दैट इज बी वाले के लिए यही कंपाउंड आ सकता है। यस और नो? क्लियर? ओके, अब उसी तरह से आप ए के लिए चेक कर सकते हो। ओके, सी देयर आर ऑब्वियसली इजियर वेज टू सॉल्व दिस। आप इसको लॉजिकली समझो, आप इसको केमिस्ट्री में जाके समझोगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप इसको थिंक ऑफ दिस एज अ पजल। लेट थिंक ऑफ दिस एज अ पजल। अगर सपोज करो कि कोई भी एक इनिशियल प्रोडक्ट है, उस पे आपने ओजोलिसिस किया, राइट? क्या क्या? फॉर अ फोर नंबर, क्या? व्हाट इज योर कंप्लीट क्वेश्चन? फॉर ए नंबर फोर वोंट बी एप्लीकेबल। ऑब्वियसली एक लिए नंबर फोर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि फिर तो ये पूरा ब्रेक हो जाएगा ना। ओके, तो मुझे तो सी फोर चाहिए, बट ये तो फिर सी टू ही बचा ना। फिर ना ध्यान दो। लेट्स से अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिया जाए कि ऑन वन हैंड यू हैव दिस प्रोडक्ट, ओके, एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव दिस प्रोडक्ट, ओके, एंड आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट निकालना हो, तो आप ये चीज कैसे निकालोगे? बताओ। थिंक ऑफ दिस एज अ पजल। ओके, डोंट थिंक ऑफ दिस कि ये चीज केमिस्ट्री का सवाल है। आप ऐसे समझो कि एक पजल है, राइट? सो यहाँ पे अब आपका कंपाउंड कैसा आएगा? ड्रॉ इन योर ओन कॉपीज। ड्रॉ इन योर ओन कॉपीज, टेल मी व्हाट इज द आंसर। आप सीधा आईयूपीएसी नॉमिनेशन निकालो। टेल मी व्हाट इज द आंसर। हो गया क्या? क्या नाम आया बताओ? व्हाट इज द आईयूपीएसी नॉमिनेशन? या इन योर ओन वर्ड्स हाउ डिड यू सॉल्व इट? इन योर ओन वर्ड्स हाउ डिड यू सॉल्व इट? ओके, सिंपली आपने क्या किया कि आपने एक मॉलिक्यूल को यहाँ रखा, ओके, इसका डबल बॉन्ड यहाँ लेकर आए, दूसरे मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड यहाँ लेकर आए, ओके, एंड आपने इन दोनों को अटैच कर दिया, राइट? सो सेम चीज यहाँ पे हुआ। सो इफेक्टिवली व्हाट मॉलिक्यूल हैव यू गॉटन? दिस इज आवर मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? यस और नो? यही आपने किया। ओके, पिछला केस भी एग्जैक्टली सेम चीज ही था। द प्रीवियस केस वाज आल्सो एग्जैक्टली द सेम थिंग। ओके, द प्रीवियस केस वाज आल्सो एग्जैक्टली द सेम थिंग। जहां पे आपका बी वाला क्वेश्चन था, ए वाले में तो हम ये लॉजिक यूज नहीं कर सकते थे। जहां पे आपका बी वाला क्वेश्चन था, गिव्स टू कंपाउंड्स, वन विद दिस फॉर्मूला, क्लियरली दिस इज एन एसिड एंड द अदर इज CO2। ओके, एंड एसिड यानी कि ऑब्वियसली ये चीज मेरा टर्मिनल एसिड होगा, ओके, एंड द अदर इज CO2, नेचुरली थ्री और वन, तो थ्री और वन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू, देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइसोमर्स, A and B of a compound, of a compound having molecular formula C5H8, having molecular formula C5H8, was made to undergo, oxidative ozonolysis. A gives a product, which has same number of carbon atoms, as original, and B yields ethanoic and propanoic acid.
फाइंड ए एंड बी। ट्राई करो। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, ध्यान दो, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है बट स्टिल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज रिमेनिंग द सेम, इसका मतलब नेचुरली द ओरिजिनल कंपाउंड मस्ट बी लीनियर और साइक्लिक। अगर डबल बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड्स जो है मैं कंप्लीटली ब्रेक कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरा कंपाउंड, लेकिन फिर भी मेरे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम ही है, तो नेचुरली साइक्लिक ही रहना चाहिए। ठीक है, ट्राई करो। बी वाला ज्यादा इजी है, आप पहले बी वाला सॉल्व करो। हो गया। सो बी पेन 2 3 आइन। ओके, बी तो ऑब्वियस था। अब आप ए ट्राई करो। ए की ऑब्वियसली मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। डन। सो देखो, पहले हम बी वाला कर लेते हैं। बी वाला इज वेरी वेरी ऑब्वियस, एक इथानोइक एक प्रोपेनोइक। ओके, एक इथानोइक एक प्रोपेनोइक, यानी कि ऑब्वियसली दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, सॉरी 5 मेंबर्ड चेन। एंड डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? 2 and 3 के बीच में आएगा। यस नो? दिस इज क्लियरली माई बी। Now, एक ही केस में the only thing that I have to understand is एक ही केस में it has to be a ring. Okay, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मेरा कितना है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज 2। एक सेकेंड, C5H12 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज 2। ओके, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ पे 2 आ रहा है, तो चलो यहाँ पे डिससैटिस्फाइड है। Now, एक ही केस में the only thing that I have to understand is रिंग होना चाहिए। ओके, so I can have a 5 membered ring, I can have a 4 membered ring। ओके, ऑब्वियसली ये मिथाइल यहाँ पर हो सकता है, ये मिथाइल यहाँ पर हो सकता है, बट ये मिथाइल यहाँ पर नहीं हो सकता।
ठीक है, ये मिथाइल यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। ओके, आई वांट कार्बोक्सिल, अच्छा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, सो आई कैन हैव दिस प्रोडक्ट एज वेल। ओके, आई कैन हैव दिस प्रोडक्ट एज वेल। इन एडिशन आई कैन हैव दिस प्रोडक्ट, ओके, और दिस प्रोडक्ट और दिस प्रोडक्ट। देखो चेक करो, आई डोंट थिंक देयर आर एनी अदर पॉसिबिलिटीज, बट ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज चेक इट। अच्छा नहीं, एक और बच गया, देखो, आई डोंट थिंक देयर आर एनी अदर पॉसिबिलिटीज। दो मिथाइल, यस करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक और पॉसिबिलिटी आपका ये आ जाएगा। ओके, बी वाला में क्या दिक्कत है, एक आपका इथानोइक है, एक आपका प्रोपेनोइक है, सो ऑब्वियसली टू मेंबर्ड एंड थ्री मेंबर्ड। ये क्या है, ये फाइव मेंबर्ड है। ओके, सो आपका डबल बॉन्ड टू एंड थ्री में सेपरेट करता है, बस दैट्स इट। डबल बॉन्ड देखो, टू एंड थ्री में सेपरेट करता है, ठीक है, मतलब और से सिंपल क्वेश्चन में क्या डन। राइट, कॉपी कर। So oxidative ozonolysis, or rather ozonolysis, is a very common method used to determine the structure of isomers. मिथिलीन साइक्लोब्यूटेन नहीं, अगर मैं वो बना दूं तो मेरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाएगा ना, ये तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाएगा ना। क्या हुआ, ए का नंबर थ्री स्ट्रक्चर सेम हो गया, हाँ देखो, थ्री में क्या है, मिथाइल डबल बॉन्ड के साथ है, बट इसमें मिथाइल डबल बॉन्ड के साथ नहीं है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर बना दूं, ओके, तो ये ब्रेक हो जाएगा ना, बट मुझे तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए। डन, ऑलराइट। सो ओजोनिस में देखो आपका मोरलेस इतने ही क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक आई विल सेंड यू सम होमवर्क, आई विल सेंड यू सम होमवर्क असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस, बट आई थिंक आपके शायद जो डीपीपी दिया हुआ है उसमें कुछ ओजोनिस के क्वेश्चन हैं। आई थिंक जो आपको स्टीरियो आइसोमर या कुछ एक दिया हुआ है, आई थिंक देयर वर सम क्वेश्चंस ऑन ओजोनिस, जीओसीडी। चलो ठीक है, आप चेक कर लेना, अगर किसी में ओजोनिस के क्वेश्चंस हैं तो स्टीरियो आइसोमर से ठीक है, नहीं इसमें भी है। चलो ठीक है, नो वरीज, नो वरीज, आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस। ओके, कंटिन्यूइंग नॉमेनक्लेचर के डीपीपी में, ठीक है, आप लोग जो भी ओजोनिस के क्वेश्चन है अब आप लोग इस पॉइंट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। सो ओजोनिसिस में मोरलेस इतना ही है, इसके अलावा ओजोनिसिस का फंक्शन इज टू डिटरमाइन कि अच्छा डबल बॉन्ड कहाँ पर है। ओके, डबल बॉन्ड कहाँ पर है कहने का मतलब क्या है, सपोज करो कि आपको ब्यूटीन दिया हुआ है। ओके, सपोज करो कि आपको ब्यूटीन दिया हुआ है, बट आपको ये नहीं पता कि ये वन ब्यूटीन है या फिर टू ब्यूटीन है। ओके, आपको ये नहीं पता कि ये चीज वन ब्यूटीन है या टू ब्यूटीन है। सो इन दैट केस ऑब्वियसली वी कैन आइदर टेक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और वी कैन टेक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। देखो हम बहुत ही सिंपली सेपरेट कर सकते हैं, किस तरह से, देखो, अगर सपोज करो कि मेरे पास ब्यूट वन इन होता, ओके, एंड अगर सपोज करो मेरे पास ब्यूट टू इन होता, तो बताओ क्या ये दोनों रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पे सेम प्रोडक्ट देंगे या अलग अलग प्रोडक्ट देंगे? ऑब्वियसली अलग अलग प्रोडक्ट देंगे। ये मुझे रिडक्टिव ओजोनिस पे क्या देता है, एक तो मुझे देता है HCHO और दूसरा क्या देता है C3H6O। वेर एज ये मुझे क्या देता है, ये मुझे टू टाइम्स CH3CHO देता। यस और नो? ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट कि अच्छा हमारा ओरिजिनल कंपाउंड क्या था, एंड उस ओरिजिनल कंपाउंड में, ओके, एंड उस ओरिजिनल कंपाउंड में मेरा डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या था। इज दैट क्लियर? ओके, ये चीज आप चाहे तो नोट कर सकते हो, चाहे तो छोड़ सकते हो, डज नॉट मैटर। ओके, सो यू कैन CHO, HCHO। ओके, सो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा आपका ओजोनिसिस जो है वो किस तरह से आइसोमरिज्म या पोजीशन डिटरमाइन करने के काम आता है। इज इट डन, कंप्लीट हो गया? कॉपी कर ले काम।
डन। ये रिडक्टिव था, ये रिडक्टिव था, रिडक्टिव होगा तभी तो एल्डिहाइड मिलेगा। क्या कर रहे हो? डन। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पार्ट। सो ओजोनोलिसिस यहीं पे खत्म, ओजोनोलिसिस इज डन। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस is heat of combustion. Heat of combustion. ओके, हीट ऑफ कंबशन यानी कि ऑब्वियसली अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो तो वो कितना हीट जनरेट करता है या वो कितना हीट रिलीज करता है। हीट ऑफ कंबशन इज बेसिकली योर HOC। ओके, नाउ वेरी सिंपली हीट ऑफ कंबशन क्या है? इट इज द एनर्जी रिलीज। इट इज, ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी किया था, राइट? इट इज द, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड। क्या डेफिनेशन था बताओ? व्हेन 1 mole of compound, when 1 mole of compound in its standard state is combusted with excess of oxygen या excess of air, right? वो था thermodynamics। ये ऑर्गेनिक है तो इसमें हम इतना ज्यादा हेडेक नहीं लेंगे। It is the energy release when 1 mole of compound is burnt or combusted, is burnt in excess of air or oxygen. Okay, in air or oxygen. Okay, let's take some simple examples. Suppose अगर आप CH4 को burn कर रहे हो, okay, plus oxygen giving me CO2 plus H2O. Let's say that heat of combustion here is HOC1. उसके अलावा मे बी आप बर्न कर रहे हो C2H6 plus O2 giving me CO2 plus H2O. इसको हम बोलते हैं HOC2। and let's say C3H8 plus O2 giving me CO2 plus H2O, HOC3। ओके, ऑब्वियसली आप इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पर आपका 3.5 आएगा, ओके, एंड यहाँ पर आपका 5 आएगा। देखो चेक करो, चेक करो ऐसा आएगा क्या? ओके, नाउ विदाउट थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आप खुद ही बताओ HOC1, HOC2 एंड HOC3 इसमें से ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा आएगा? एंड वाई? एंड वाई? ऑब्वियसली HOC3 ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैक्सिमम वाटर फॉर्म हो रहा है, राइट? वी कैन क्लियरली सी दैट दिस इज अंडरगोइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंबशन। मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो यानी कि ऑब्वियसली मैक्सिमम बर्निंग यहाँ पे हो रहा होगा, राइट? सो क्लियरली मैं यहाँ पे पहला फैक्टर क्या समझ सकता हूँ कि हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यस और नो? जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा मेरा हीट ऑफ कंबशन इंक्रीज करेगा, ठीक है ना? इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर आपको याद रखने हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके अलावा आपको और क्या क्या फैक्टर याद रखने हैं? हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सॉरी, इनवर्सली, ओके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके, कई बार आप ऐसा पढ़ोगे, कई बार आप ऐसा पढ़ोगे, if number of carbon atoms is same, if number of carbon atoms is same, so heat of combustion per carbon atom, branching, okay, if number of carbon atoms is same, then heat of combustion is inversely proportional to stability। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, बट पहले आप कॉपी कर लो। Heat of combustion is directly proportional to carbon atoms, inversely proportional to branching, and inversely proportional to stability.
देख लिया, देख लिया। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल्स फॉर दिस। अब बस अभी इन तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखो, फिर देखो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो बहुत सिंपल से ही है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियरली अभी जो हमने एग्जांपल लिया CH4, C2H6 एंड C3H8, ओके, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। क्लियरली हमारा हीट ऑफ कंबशन हाईएस्ट किसका आया बताओ? Correct. C followed by B followed by A. Okay. Let's look at another example. Another example is branching. Okay. तो चलो हम ये वाला example लेते हैं. Let's say I have this compound and let's say I have this compound and let's say I have this compound. Okay. Now सब में पहले मुझे ये बताओ number of carbon atoms कितने हैं? सब में number of carbon atoms is 5. Okay. Now out of A, B and C, clearly which one is most branched? करेक्ट, बी वाला मेरा मोस्ट ब्रांच्ड है एंड आपका हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ओके, सो यानी कि अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगा तो हीट ऑफ कंबशन कम होगा। ओके, सो अगेन यहाँ पे अगर मैं अरेंज करूं इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग, ओके, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो हाईएस्ट किसका आएगा बताओ? ऑब्वियसली ए आएगा, फॉलोड बाय सी आएगा, फॉलोड बाय बी आएगा। यस और नो? Okay, let's take one more. The other was stability. Okay, let's see, अगर आपको मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया कि you have this compound, you have this compound and you have this compound. Okay, now सबसे पहले मुझे ये बताओ cumulative, conjugative and cumulative, conjugative and isolated. Okay, ये वाला कौन से कैटेगरी में आएगा? करेक्ट, दिस इज योर क्यूमुलेटिव। ओके, ये वाला कौन सा है बताओ? ये वाला आपका कॉन्जुगेटेड है। एंड ये वाला कौन सा है बताओ? ऑब्वियसली ये वाला आइसोलेटेड है। ये सुनो, ठीक है। सो अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे अगेन अरेंज करूं इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, पहले मैं स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज कर रहा हूँ, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा आएगा? करेक्ट, कॉन्जुगेटेड इज मोस्ट स्टेबल। ओके, फॉलोड बाई, फॉलोड बाई आइसोलेटेड, फॉलोड बाई क्यूमुलेटेड। ये सुनो, ओके। तो ऑब्वियसली अब मेरा हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली इसका उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट हीट ऑफ कंबशन किसका आ जाएगा? क्यूमुलेटेड। ओके, फॉलोड बाय आइसोलेटेड, फॉलोड बाय कॉन्जुगेटेड। समझ में आया क्या? देखो समझ में आया क्या? ओके, ऑब्वियसली इफ आई लेबल दिस ए, बी एंड सी, सो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए हाईएस्ट, फॉलोड बाय सी, फॉलोड बाय बी। देखो चेक करो, इज दैट क्लियर? कंप्लीट हुआ यहाँ तक? कंप्लीट हुआ यहाँ तक? ऑलराइट, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। बट यहाँ तक कंप्लीट हो गया सभी का? ऑलराइट, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। अगेन सेम चीज, ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट हमेशा ए बी सी ही लेबल रहेगा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। ए बी सी, ऑलराइट, ट्राई करते जाओ आप।
ट्राई करो। हो गया क्या? हो गया। लेट्स चेक। लेट्स चेक। सो ऑब्वियसली सारे ए बी सी के ऑर्डर में ही है ना। यहाँ पे बताओ आपका हाईएस्ट कौन सा आ जाएगा? ए फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय बी। इसका रीजनिंग क्या आएगा मुझे बताओ। हम यहाँ पे एच ओ सी डिस्कस कर रहे हैं, ओके, हीट ऑफ कम्बशन। सो बताओ यहाँ पे ए हाईएस्ट हीट ऑफ कम्बशन क्यों आया? हाँ, यहाँ पे मोर ब्रांचिंग वाला फैक्टर नहीं है। दिस इज नॉट मोर ब्रांचिंग। मोर ब्रांचिंग होता तो लेस आता ना। मोर ब्रांचिंग होता तो लेस आता। ये लीस्ट स्टेबल आया भाई। बताओ यहाँ पे। वेरी गुड। यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बेयर्स एंगल स्ट्रेन। ओके, यहाँ पे द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बेयर्स एंगल स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे बेयर्स एंगल स्ट्रेन मैक्सिमम है विच इज वाई इट इज लीस्ट स्टेबल, एंड यहाँ पे आपका बेयर्स एंगल स्ट्रेन मिनिमम है विच इज वाई इट इज मोस्ट स्टेबल। इज दैट क्लियर? Okay, here the factor was Bayes angle strain. Now in this case it should be very obvious कि B is more than A। इसका रीजन क्या आएगा बताओ। हम यहाँ पे हर बार HOC ही लिख रहे हैं, ओके। इसका रीजन क्या आएगा बताओ। मतलब B A से लेस स्टेबल क्यों है? करेक्ट, बिकॉज सिस ट्रांस आप याद करो, करेक्ट, बिकॉज ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, राइट। आप याद करो जहां पर हमने कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन किया था, तो वहां पे क्या था, अगर यहाँ ये वाला इक्वेटोरियल अप है तो एडजेसेंट वाला इक्वेटोरियल डाउन होगा। तो यहाँ पर दोनों इक्वेटोरियल में आ सकता है, बट यहाँ पर तो एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल होना ही होना है। ओके, सो ऑब्वियसली आपका बी बिकम्स मोर बी रिलीजेस मोर एनर्जी देन ए। ए इज मोर स्टेबल, बी इज लेस स्टेबल। सेम चीज यहाँ पे। नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस, ए बी एंड सी। ओके, नाउ क्लियरली यहाँ पे लीस्ट स्टेबल कौन सा है? क्लियरली द लीस्ट स्टेबल वुड बी करेक्ट, सी फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय ए। ओके, मतलब ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था। एंड सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, ए बी सी डी। क्लियरली यहाँ पे लीस्ट स्टेबल कौन सा है? लीस्ट स्टेबल इज डी। ओके, फॉलोड बाय डी के बाद क्या आएगा बताओ।
हाँ, नॉट सी। काउंट करो ना, देखो इन तीन एल्कीन्स में अगर आपको कंपेयर करना है तब तो हम ऑब्वियसली हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो ऑब्वियसली डी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ए आएगा। ओके, नाउ बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी हम कैसे चेक करेंगे, वेरी सिंपली कि कहाँ पे आपका रिपल्शन मिनिमम है। ओके, यहाँ पे दीज लार्ज ग्रुप्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे लार्ज ग्रुप्स आर रिलेटिवली क्लोजर टू ईच अदर। ओके, ऑब्वियसली रिपल्शन किस में ज्यादा होगा, सी में रिपल्शन ज्यादा होगा। ओके, तो आपका सी, फिर आपका आ जाएगा बी। यस, सिस ट्रांस में भी आपको चेक करना है, ठीक है। टिपिकली टिपिकली ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, टिपिकली। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपको एक्सेप्शन जो है वो केस बाय केस बेसिस पे देखना पड़ेगा। ओके, क्या थर्ड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 3 में देखो क्या है, अगेन 3 में देखो हर केस में आई हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, यहाँ पे मोस्ट स्ट्रेन्ड कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला आपका मोस्ट स्ट्रेन्ड हुआ ना। ओके, दिस इज ऑब्वियसली द मोस्ट स्ट्रेन्ड हियर, क्योंकि ये आपका रिंग पोजीशन में है। रुको, फर्स्ट वाले पे हम आते हैं, पहले यहाँ पर देखो। ओके, थर्ड वाले में ऑब्वियसली आपका ये रिंग डो रखा है, दिस इज हाईली स्ट्रेन्ड, तो ये वाला आपका हाईएस्ट आ गया। देन इन दोनों में दिस इज कॉन्जुगेटेड, दिस इज क्यूमुलेटेड, ऑब्वियसली कॉन्जुगेटेड इज मोर स्टेबल। ओके, सेम थिंग विथ 4, आपका रिंग जो है वो सबसे पहले आ गया, फिर यहाँ पर अल्फा एच ओनली 2 थे, तो फिर ये वाला आया। सिस ट्रांस में आपका टिपिकली ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ट्रांस इज टिपिकली मोर स्टेबल। ऑब्वियसली देयर कैन बी एक्सेप्शंस। 3 4 सभी को क्लियर हुआ। ओके, फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में ब्रांचिंग वाज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट वाले में ब्रांचिंग इज नॉट द डोमिनेंट फैक्टर हियर, द डोमिनेंट फैक्टर हियर इज बेयर्स एंगल स्ट्रेन। ओके, तो ऑब्वियसली 3 मेंबर्ड में एंगल स्ट्रेन मैक्सिमम होता है, 5 मेंबर्ड में इन तीनों में से कम है, इसीलिए। राइट, यू ऑलवेज हैव टू लुक एट व्हिच फैक्टर इज गोइंग टू डोमिनेट, ऑब्वियसली रिंग स्ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा डोमिनेट करेगा। ओके, मैं यहाँ पे चलो पॉइंट्स लिखवा देता हूँ कि अगर आपका बेयर्स एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेस, obviously your heat of combustion will also increase, okay, because stability decreases. इसके अलावा branching increases, stability increases और heat of combustion decreases. okay, इसके अलावा एक और पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार काफी कॉमनली आ जाता है कि अगर ब्रांचिंग इंक्रीज करता है, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। okay, branching increases, melting point decreases, just something to keep in mind, note कर लो। फाइव मेंबर्ड एंड क्यूमुलेटिव में विच इज मोर स्टेबल, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग में HOC नॉट HOC, obviously HOC। कॉपी कर लो। ओके, इसके अलावा हमें एक और पार्ट डिस्कस करना था, बट आई थिंक दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। कॉपी कर लिया। आपको वैसा क्वेश्चन नहीं देगा ना, आपको ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें कि निकालना सिंपल हो, आपको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देगा। ओके, यू विल बी गिवन सिंपल क्वेश्चंस। जैसे कि अभी आपने पूछा कि अगर एक 5 मेंबर्ड रिंग हो एंड क्यूमुलेटिव हो तो उस पर कैसे डिमांड है, तो ऑब्वियसली दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट, तो वैसे केस में आपको नहीं देगा, वैसे केस में आपके ऑप्शंस अच्छे होंगे। आज के लिए इतना बहुत है, चलो ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, यहाँ तक आप रिवाइज करो। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विथ हीट ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ, थर्ड वाला नहीं समझ में आया, थर्ड वाला क्या समझ में नहीं आया बताओ, थर्ड वाला क्या समझ में नहीं आया। देखो चलो हम एक बार के लिए इस वाले को छोड़ देते हैं, ए और बी में तो हम इजीली निकाल सकते हैं, यस और नो, यस और नो, ठीक है। ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, जिसको डाउट था वो बताओ। ए और बी में ऑब्वियसली ए ज्यादा स्टेबल है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन कम आएगा। ओके, ना उसके अलावा चलो हम इसको और इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ क्यूमुलेटिव है, बट यहाँ पर तो रिंग स्ट्रेन भी है। ओके, यहाँ पर तो रिंग स्ट्रेन भी है, एंड रिंग स्ट्रेन तो इनफैक्ट और इंक्रीज ही किया है, क्यों,
क्योंकि अगर आइडियली ये एक स्क्वायर है, द एंगल शुड हैव बीन 90, बट अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया, which means that in it should be 120. So 120 से आप इसको स्ट्रेन करके 90 पे लाए, ऑब्वियसली योर रिंग स्ट्रेन इज वेरी हाई, क्लियर। तो ऑब्वियसली आपका सी जो है वो लीस्ट स्टेबल हो गया, एंड देन आपका बी, देन आपका ए। इज दैट क्लियर? क्यूमुलेटिव में आपका कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है, okay, in case of cumulative that is simply less stable than isolated or conjugated, but उसमें as such strain वाला कोई भी फैक्टर नहीं होता है। Is that clear? All right, in the next class we'll be starting with heat of hydrogenation. नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव का स्टेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। कॉपी कर लिया सभी ने? नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं। ऑलराइट, ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे।